बीजेपी 6 अप्रैल 2023 को 42 साल की हो गई। आइए जानते हैं इसके दो सांसदों की पार्टी से लेकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक का सफर कैसा था। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कई अनौपचारिक बातचीत में ये माना है कि संघ का इरादा अपनी कोई राजनीतिक इकाई खोलने का था ही नहीं। सावरकर की हिंदू महासभा से भी संघ का कोई आधिकारिक जुड़ाव नहीं था। 1925 में शुरू हुई आरएसएस ने एबीवीपी जैसे तमाम संगठन खड़े कर दिए थे, लेकिन राजनीतिक पार्टी को लेकर कभी आम सहमति नहीं बन पाई थी। ऐसे में महात्मा गांधी की हत्या ने काफी कुछ बदल दिया। हिंदू महासभा से वीर सावरकर जुड़े थे। उनसे नाथूराम गोडसे के रिश्ते को लेकर उन पर गांधी हत्या का केस चलाया गया। संघ को भी बैन कर दिया गया। बाद में सावरकर भी बरी हो गए। संघ पर से भी बैन हट गया। लेकिन इन 3-4 सालों में संघ के कार्यकर्ताओं को पुलिस और जांच एजेंसियों ने इतना परेशान किया कि उनको लगने लगा कि राजनीतिक पार्टी हो ना हो, लेकिन ऐसा कोई संगठन राजनीति में जरूरी है जो संघ के प्रति मित्र भाव रखता हो। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गांधी हत्या के बाद हिंदू महासभा से इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने संघ के सहयोग से बीजेएस यानी भारतीय जनसंघ की स्थापना की। तारीख थी 21 अक्टूबर 1951, यानी पहले आम चुनाव से ठीक पहले। उस चुनाव में जनसंघ को 3 सीटें मिली थी। आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इससे पहले हिंदू महासभा के 1943 से 1946 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। धारा 370 का उन्होंने जमकर विरोध किया। कश्मीर में घुसने के लिए भारतीयों को पहले परमिट लेना पड़ता था। मुखर्जी ने जमकर विरोध किया। नारा दिया, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। 2 साल के अंदर ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर की जेल में मौत हो गई तो उपाध्यक्ष चंद्रमौली शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया। उनके बाद प्रेमचंद्र डोगरा, आचार्य डीपी घोष, पीताम्बर दास, ए रामाराव, रघुवीरा, इक्षराज व्यास आदि जनसंघ की कमान संभालते रहे। 1966 में बलराज माधोक ने संभाला और 1967 में अध्यक्ष बने दीनदयाल उपाध्याय। उनके बाद अगले 4 साल यानी 1972 तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे और 1977 तक लाल कृष्ण आडवाणी। 1977 में एक समय ऐसा आया कि जनसंघ का अस्तित्व ही खत्म करना पड़ा। दरअसल देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की सरकार में शामिल होने के लिए ये शर्त रखी गई थी कि विलय करना होगा। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। इंदिरा गांधी ने सत्ता से हटते ही जनता पार्टी के नेताओं की आपसी खींचतान को अपने दांव पेचों से बढ़ाना शुरू कर दिया। एक मुद्दा ये बना कि जनता पार्टी के जनसंघ से जुड़े सदस्यों को आरएसएस की भी दोहरी सदस्यता से बचना चाहिए, जो कि मुमकिन नहीं था क्योंकि आरएसएस से केवल एक नेता के तौर पर आडवाणी और अटल नहीं जुड़े थे। वो तो उनके प्रचारक रहे थे। उनके लिए सरकार बाद में थी, संघ पहले, और साजिश करके 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी। पहली बार जनसंघ की तरफ से आडवाणी जनता पार्टी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी विदेशी मंत्री। तब उनका संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में दिया गया भाषण काफी चर्चा में रहा। जनता पार्टी के संघी नेताओं को लगा कि अब एक नए प्लेटफॉर्म की जरूरत है। योजना बनी और 6 अप्रैल 1980 के दिन मुंबई में एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई। नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। एक तरह से जनता पार्टी की यादों को जनता के मन से धूमिल नहीं होने देना चाहते थे अटल और आडवाणी। दिन भी चुना गया था 6 अप्रैल का, जब समुद्र के किनारे ही 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा के बाद नमक बनाकर काला कानून तोड़ा था। बीजेपी से पहले जनसंघ ने पहला बड़ा अभियान कश्मीर को लेकर 1953 में चलाया था। वो बाकी राज्यों की तर्ज पर ही बिना किसी स्पेशल स्टेटस के कश्मीर को भारत में मिलाने की पक्षधर थी। श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ संघ की तरफ से मदद के लिए उत्तर प्रदेश के उनके प्रचारक दीनदयाल उपाध्याय को लगाया गया था। पहले वो यूपी के संगठन मंत्री रहे, फिर पूरे देश संगठन का काम उन्हें महासचिव के तौर पर सौंपा गया। मुखर्जी की मौत के बाद पूरी जिम्मेदारी एक तरफ से उनके सर पर थी। एक युवा प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी का साथ उन्हें जरूर मिला। जनसंघ के अध्यक्ष भले ही बदलते रहे, लेकिन उपाध्याय ने पर्दे के पीछे से जिस तरह जनसंघ को मजबूती दी वो काबिले तारीफ थी। आज अगर बात बात में बीजेपी के नेता उपाध्याय जी का नाम लेते हैं तो उसकी बड़ी वजह है जहां चंद्रमौली शर्मा के बलराज माधोक जैसे नेता अपने सहयोगियों से ही विवादों में व्यस्त रहे। वहीं उपाध्याय ने बिना किसी महत्वाकांक्षा के इस संगठन को पूरे देश में बढ़ाया। पहले उनके साथ अटल और फिर आडवाणी ने पूरी मदद की। वो बाद में बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए। 1980 में 6 अप्रैल को जब नई पार्टी बीजेपी के तौर पर अस्तित्व में आई तो इस
बार पिछली कुछ गलतियों से सबक लिया गया। हिंदू राष्ट्रवाद तो था, लेकिन गांधीवादी समाजवाद को भी अपना लिया गया। वाजपेयी का नरम और स्वीकार्य चेहरा आगे रखा गया, लेकिन सर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली बात थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या ने वाजपेयी के समर्थन में बने माहौल को खराब कर दिया और इंदिरा गांधी के पक्ष में उठी बड़ी सहानुभूति लहर के चलते राजीव गांधी 400 से ज्यादा सीटें जीतकर पीएम बन गए। बीजेपी के हिस्से में केवल 2 सीटें आईं, यानी 1991 में जनसंघ की जितनी सीटें आई थी उससे भी एक कम। एक सांसद चुने गए पीएम मोदी के गृह जिले मेहसाणा से ए.के. पटेल और दूसरे थे आंध्र प्रदेश की हनामकोंडा सीट से चंदुभाई पाटिया जंगा रेड्डी। सभी दिग्गज हार गए थे। ऐसे में बीजेपी ने अपने रुख में बड़ा परिवर्तन किया। 1980 से 6 साल तक वाजपेयी जी अध्यक्ष रहे। उनको हटाकर लाल कृष्ण आडवाणी का चेहरा आगे किया गया। वो वाजपेयी की तरह वाक चतुर तो नहीं थे, लेकिन संघ में उनको कड़ा रुख और स्पष्टवादिता पसंद आती थी। अगले 3 साल आडवाणी ने बीजेपी को एक गुस्सैल और आंदोलनकारी पार्टी में तब्दील कर दिया। नतीजा ये रहा कि 1989 में बीजेपी की 85 सीटें आई, यानी पिछली बार से 83 सीटें ज्यादा। विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन के बाद आडवाणी की अगुवाई में बीजेपी ने भी राम मंदिर को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। 1988 में बीपी सिंह ने जिस जनता दल को खड़ा किया था, उसने 1989 में बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों के साथ सहयोग से कई पार्टियों वाली एक खिचड़ी सरकार बनाई। बीजेपी के इतिहास में ये सबसे दिलचस्प मोड़ था कि उसने भी एक ऐसी सरकार का सहयोग किया था जिसे लेफ्ट पार्टियां भी बाहर से ही समर्थन दे रही थी। ये सब एक साथ आए थे तो केवल कांग्रेस विरोध के नाम पर, लेकिन आडवाणी को लग चुका था कि आजादी के बाद अगर 2 बार कांग्रेस की केंद्र में सरकार नहीं बनी है तो इसका मतलब अब कांग्रेस पहले जैसी अजय नहीं रही। तो इसके लिए उन्होंने अपने आंदोलन को तेज कर दिया। हालांकि बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें भी लागू कर दी। आरक्षण के विरोध में देश भर में आत्महत्याएं होने लगी। बीजेपी ने आरक्षण और समर्थन और विरोध से इधर एक नया काम किया। बीजेपी ने राम मंदिर के लिए कार सेवा और आडवाणी की रथ यात्रा का ऐलान कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो बीजेपी को समर्थन देने वाला युवा आरक्षण के समर्थन या विरोध में आपस में ही बंट जाता। लेकिन यहीं से हो गया खेल। लालू ने आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया और बीजेपी ने बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया और सरकार गिर गई। 1992 में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के टूटने के बाद बीजेपी की 4 सरकारों को गिरा दिया गया। दंगों के चलते बीजेपी को बाकी पार्टियों ने निशाने पर लिया। हालांकि बीजेपी बढ़ती रही। 1991 में 120 लोकसभा सीटें, 1996 में 161 सीटें आई तो पहली बार भारतीय संसद में वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बुला भी लिया। वाजपेयी ने सरकार भी बना ली, लेकिन बहुमत नहीं जुटा पाई, जिसके चलते उन्हें 13 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा। अब बीजेपी को समझ आ गया था कि ज्यादा दिन तक अछूत बने रहना अच्छी बात नहीं। संयुक्त मोर्चा की 2 सरकारों के बाद मध्यावधि चुनावों के लिए एनडीए बनाया गया। शिवसेना, समता पार्टी, बीजू जनता दल, अकाली दल और एआईडीएम से समझौता हुआ। बीजेपी को 182 सीटें मिली। वाजपेयी दूसरी बार पीएम बने, लेकिन 13 महीने बाद जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया और 11 वोट से वाजपेयी सरकार फिर गिर गई। लेकिन चुनाव होने तक कार्यवाहक सरकार के मुखिया वाजपेयी ही रहे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इस 13 महीने की सरकार में एक इतिहास रच दिया। 24 साल बाद परमाणु बम का परीक्षण कर दिया। पहली बार भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हो गया। रूस और फ्रांस ने समर्थन दिया, लेकिन अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तान ने भी जवाबी धमाके किए। वाजपेयी की छवि मजबूत होकर सामने आई। वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा के जरिए पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कूटनीति को अंजाम देकर भी इतिहास में अपनी जगह और मजबूत कर ली। लेकिन अस्थिर सरकारों का चलन देखकर पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंप दिया और कारगिल में घुसपैठ कर कुछ महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया। वाजपेयी को फिर मौका मिला। हद में रहकर पाकिस्तान को सबक सिखाया और कब्जे वाले सारे स्थान वापस प्राप्त कर लिए। कारगिल विजय में भारतीय जनता के दिलों में अटल के लिए फिर से इज्जत बढ़ा दी और 1999 के चुनाव में उन फिर से विजयी मिली। जयललिता से मुक्ति मिली और 5 साल सरकार चलाने का मौका भी पहली बार मिला। एनडीए को 303 सीटें मिली। बीजेपी का कार्यकाल, जहां प्लेन हाईजैक के बाद मसूद अजहर को छोड़ने और संसद अटैक के लिए विपक्ष के निशाने पर रहा, वहीं पूरे भारत को हाईवे से जोड़ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कामयाबी, 22 साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा जैसे मुद्दों के चलते वाजपेयी कार्यकाल चर्चा में रहा। तहलका के स्टिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के फंसने से किरकिरी भी हुई तो परवेज मुशर्रफ की आगरा यात्रा का ड्रामा भी चर्चा में रहा। लेकिन वाजपेयी के काल में
बनी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, विनिवेश मंत्रालय, नई टेलीकॉम नीति, सर्व शिक्षा अभियान, कोटा कानून, संविधान समीक्षा आयोग का गठन, नदियों को जोड़ने के लिए टास्क फोर्स आदि ने भविष्य के भारत की नींव रखने का काम किया। वाजपेयी जी के समय ही 2002 के गोधरा कांड और पोस्ट गोधरा दंगों ने भविष्य की बीजेपी की नींव रख दी। और तौर पर वाजपेयी सरकार का दोबारा न आना एक परिणाम माना जाता है, लेकिन दूरगामी तौर पर बीजेपी को भविष्य का मजबूत नेता मोदी के तौर पर मिलना भी इसके परिणामों में गिना जाता है। इसी दौरान वाजपेयी को विकास पुरुष और आडवाणी को लौह पुरुष कहा जाने लगा। बिना फील गुड फैक्टर, शाइनिंग इंडिया और प्रमोद महाजन की चर्चा के बिना भी बीजेपी की यह यात्रा अधूरी ही है। लेकिन कोई भी तड़कम तरकीब या कैंपेन वाजपेयी को वापस नहीं ला सका। वाजपेयी की लगातार गिरती हेल्थ भी एक मुद्दा बन गई। 2004 में बीजेपी 138 और फिर आडवाणी की अगुवाई में 2009 में चुनाव लड़ने पर 116 सीटों पर आ गई। संघ को फिर एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत थी। अटल आडवाणी के बाद आडवाणी प्रमोद का एक युग भी खत्म हो चला था। अब एक नए चेहरे की जरूरत जो नरेंद्र मोदी के तौर पर सामने आया। एक तरह से निर्विवाद चेहरे के तौर पर मोदी के गुरु आडवाणी के अलावा बाकी सबने संघ की इस पसंद के आगे हथियार डाल दिए और 283 सीटों के साथ प्रचंड जीत से मोदी ने इतिहास रच दिया। अकेले दम पर भाजपा की सरकार बनाकर बाद में आडवाणी भी मान गए। मोदी के करीबी अमित शाह को भी बीजेपी के इतिहास में याद रखा जाएगा। प्राइमरी मेंबरशिप के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए 21 राज्यों तक बीजेपी की सत्ता पहुँचने के लिए, सहयोगियों को ब्लैकमेलिंग से रोकने के लिए और एक आलीशान नया पार्टी हेडक्वार्टर बनाने के लिए भी अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद धारा 370 का हटना एक और इतिहास बन गया। कई पीढ़ियों ने मान लिया था कि ये कभी मुमकिन नहीं है। उसी तरह राम मंदिर निर्माण का मार्ग सुप्रीम कोर्ट ने प्रशस्त किया तो विपक्ष वो नारा भी भूल बैठा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, लेकिन बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल के फूल को चुना गया। कमल का फूल देवी सरस्वती का प्रतिनिधित्व करता है, जो शिक्षा और संगीत की देवी है। एक तरह से ये भारतीयता को दर्शाता है। क्योंकि बीजेपी 1980 में बनी, जनसंघ 1951 में बना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना, इसीलिए आजादी की लड़ाई में बीजेपी के योगदान पर कांग्रेस सवाल उठाती रही। संघ का आरोप रहा कि कांग्रेस सरकारों के चलते इतिहास गलत ढंग से लिखा गया। यहाँ तक 2 बार काला पानी की सजा पाने वाले वीर सावरकर के साथ भी अन्याय हुआ। ऐसे में बीजेपी ने उन महापुरुषों को भी अपने प्रेरणा पुरुषों की सूची में रखा जिनको कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी। नेहरू परिवार से मतभेद के चलते कांग्रेस ने जिनसे किनारा किया, तो कुछ लोग बीजेपी के हिंदू आइकॉन भी थे। इन महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद से लेकर सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर जैसे तमाम लोग हैं। यहाँ तक जब पीएम मोदी भाषण देते हैं तो शास्त्री जी, कामराज, सीताराम केसरी आदि के साथ भी कांग्रेस के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को लेकर ताना मारने से नहीं चूकते, जबकि कांग्रेस महापुरुष चोरी का आरोप बीजेपी पर लगाती है। बीजेपी की दिक्कत ये है कि उनके जो आदर्श हैं उनमें एक बड़ी संख्या संघ के उन प्रचारकों की है जिन्होंने शादी न करके, घर-बार छोड़ के, कांग्रेस के विरोध का सामना करके दुर्गम इलाकों और विपरीत परिस्थितियों में संघ या बीजेपी के काम को बढ़ाकर नींव के पत्थर की तरह काम किया, जिनका जिक्र इतिहास में नहीं मिलता, लेकिन उनको श्रेय तो देना है। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय, हेडगेवार, गुरु गोलवलकर, भाऊ साहब देवरस, रज्जू भैया जैसे सैकड़ों लोगों से जुड़े कार्यक्रमों को भी करते रहना होता है। ये अलग बात है कि खुद संघ संस्थापक हेडगेवार पहले कांग्रेस में ही थे, असहयोग आंदोलन में जेल भी गए थे। वापस लौटने पर खुद पंडित मोतीलाल नेहरू ने उनके स्वागत में भाषण दिया था। टिकट बांटने में पैसे लेने का आरोप न लगे, सरकार पर करप्शन के आरोप न लगे, भाई भतीजावाद को बढ़ाने का आरोप न लगे, किसी एक खानदान का कब्जा न हो जाए। बीजेपी और संघ के पास इसका एक ही तोड़ है, प्रचारकों की नियुक्ति संगठन में हो और उनकी देखरेख में ही बड़े फैसले लिए जाएं। हालांकि राजनीति में आरोप लगना कभी नहीं रुकते, फिर भी बीजेपी में बाकी पार्टियों के मुकाबले मौका मिलने के ज्यादा अवसर हैं। गडकरी, राजनाथ, वेंकैया जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर रहने वाले नेता हों या फिर मोदी, योगी, कोई राजनीतिक खानदान की सीढ़ियां चढ़कर इस पद पर नहीं पहुंचा है। वैसे प्रचारक सिस्टम के ही चलते बीजेपी में बगावत भी इतनी आसान नहीं होती। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।